जय हिंद दोस्तों। हम आपका आपके अपने ही स्टडी चैनल इंडियन आईक्यू में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम संविधान के पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि संविधान का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। हमारे भारतीय संविधान में हम ये देखे थे कि सन 1600 से लेके 1947 के अधिनियम तक किस किस क्रमिक रूप से हमारे संविधान का विकास हुआ, उसको हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको जैसे पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़ाए थे, ये बताए थे कि भारतीय संविधान का 1909 का अधिनियम। एक बार ऐसा करते हैं कि पूरा संवैधानिक विकास हम आपको संक्षिप्त में बताते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास कैसा था। संवैधानिक विकास, इसको हमने 4 चरणों में हम इसे पढ़ेंगे। 4 चरणों में हम देखें। चरण एक में हम देखते हैं कि इसका कालानुक्रम कहाँ से कहाँ तक था। सन 1600 से लेके 1765 तक। इसमें हम ये देखे थे कि सन 1600 का राजलेख देखे थे हम लोग, ठीक, जो महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी सन 1600 में, और उसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किए थे। फिर हम देखते हैं 1726 का राजलेख, जिसके तहत बंगाल, मद्रास, कलकत्ता प्रेसिडेंसी नगर की स्थापना की गई थी। फिर हम देखते हैं 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अच्छा, इस चरण को हम कहते हैं अंग्रेजों का आगमन। इस वाले चरण को, पहले चरण को हम क्या कहेंगे? इस चरण को हम कहते हैं अंग्रेजों का आगमन। कैसे कैसे उनका क्रमिक विकास हुआ है, ठीक। तो हम आपको बताए थे कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित करके फिर सन है ना अपने व्यापारिक और राजनीतिक पकड़ को और मजबूत किए थे। इसके पहले हम आपको ये भी बताए थे सन 1707 में मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया था। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य लगभग पतन की ओर चला गया था। क्योंकि उसके बाद फिर कोई केंद्रीय प्रशासन उतना मजबूत रहा नहीं, ठीक है। तो फिर हम ये भी देखे थे कि मुगलों का अंत कहें या फिर हम कहते हैं मुगलों का पतन, ठीक है ना, मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य का पतन ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। मुगल साम्राज्य का पतन, ठीक है। बक्सर के युद्ध में फिर ओवरऑल उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति का वास्तविक रूप प्रदर्शित करके पूर्ण रूपेण से बंगाल को अपने अधिकार में ले लिए थे, ठीक है। फिर हम दूसरा चरण देखते हैं। चरण नंबर 2, इसमें हम देखते हैं कि 1773
से लेकर 1858 तक का काल। ठीक है, हम आपको बताया था ना कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था और फिर 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके साथ ही कंपनी का अंत हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, कंपनी का शासन। ठीक, इसमें आपको बताए थे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, फिर 1781 का आया था। हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे, बस एक बार हम रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, तो पूरा पूरा नहीं लिख रहे हैं। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, फिर 1786 का अधिनियम आया था। ठीक, फिर 1792 का आया था, 1793 का आया था। ठीक है ना, 1793 से लेकर 1853 के बीच 4 चार्टर जारी किए गए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा। और इन चार्टरों का एक उद्देश्य ये भी था कि कंपनी का पुनर्नवीकरण करना, और दूसरा उद्देश्य था कि इनके व्यापारिक एकाधिकार को प्रति 20 वर्षों के लिए बढ़ाना। ठीक है, तो 1793, फिर 1813 था। ठीक, फिर 1833 था। ये कुल 4 चार्टर जारी किए गए थे। ठीक है, ये आपको हम पहले भी बता चुके थे कि 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए थे, 1813 में क्या किए गए थे, 1833 में। अब आप ये मत सोचिएगा कि 1833 में हमने ये क्यों नहीं बताया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और विलियम बेंटिक पहले ऐसे पूरे भारत के गवर्नर जनरल बने। तो ये सब इतिहास का पहलू है, तो आप लोग इतिहास में देखेंगे। ठीक है, 1853 के भी प्रावधान हम आपको बताए थे। फिर 1857 का चूंकि विद्रोह हो गया था। ठीक, फिर हम आगे देखते हैं। फिर कंपनी का, फिर हम अगला चरण देखते हैं, तीसरा चरण। ठीक ना, कंपनी से ताज। इस चरण को क्या कहते हैं, कंपनी से ताज तक, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की तो समाप्ति हो गई थी 1858 के अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम में। फिर शासन किसका चला, फिर ब्रिटिश क्राउन का शासन चला था। ठीक, जिसके तहत ये भी कहा गया था कि अब गवर्नर जनरल के पद की समाप्ति करके उसका नाम बदल दिया गया था और वायसराय कर दिया गया था। ठीक है, तो ये 1858 से लेके 1918 तक था। इसके तहत हम क्या देखते हैं, 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, फिर हम देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, फिर हम देखते हैं 1892 का, ये भारत परिषद अधिनियम। फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम। फिर हम देखते हैं, ये हो गया। ठीक है ना, इनके प्रावधान तो हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, बस हम आपको एक बार गो थ्रू कराना चाह रहे हैं कि आप एक बार इन सब चीज़ों से गो थ्रू हो जाइए, है ना, आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर आपको ये लास्ट चरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लास्ट चरण 1919 से लेकर 1947 तक था। ठीक, इसको कहते हैं राष्ट्रवादी आंदोलन व प्रतिनिधि संस्थाओं का विकास। इस 1919 के बाद आपको पता है महात्मा गांधी आ चुके थे,
तो क्या कहेंगे, राष्ट्रवादी आंदोलनों व ठीक है, राष्ट्रवादी आंदोलनों व प्रतिनिधि संस्थाओं का विकास। ये चलता है अपना 1919 से लेकर 1947 तक। ठीक, इसमें हम क्या क्या देखे थे, भारत शासन अधिनियम 1919 का, ठीक, फिर 1935 का अधिनियम देखे थे, फिर लास्ट में देखे थे 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, तो ये कुल मिला के हम ये इतना देखे थे, इन सबके प्रावधान देखे थे। हाँ, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन प्लान लाया गया माउंटबेटन के द्वारा। फिर इसके बारे में थोड़ा जानकारी हम दे ही दें आपको, क्यों, क्योंकि इसके बारे में पिछले लेक्चर में भी हम नहीं दिए थे जानकारी। 3 जून को, है ना, 3 जून के बाद फिर 15 जुलाई और 16 जुलाई को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब कि लोकसभा निचला सदन 15 जुलाई को और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये प्रस्ताव रखा गया। और 18 जुलाई 1947 को सम्राट ने, वहाँ के क्राउन ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और उसके तहत ये कुछ प्रावधान किए गए थे कि अब से 15 अगस्त, मतलब उस प्रस्ताव के बाद से ये प्रावधान था कि 15 अगस्त 1947 के बाद से भारत का 2 डोमिनियन में विभाजन हो जाएगा, जिसमें से एक भारत होगा, दूसरा पाकिस्तान होगा। इसमें यह भी कहा गया था कि जो देसी रियासतें हैं वो दो में से किसी भी डोमिनियन में अपना विलय करने के लिए स्वतंत्र हैं, या फिर अगर उन्हें स्वतंत्र रहना है, 2 में से किसी के पास नहीं जाना है, तो उसके लिए भी वो स्वतंत्र थे। इस तरह के कुछ प्रावधान किए गए थे। और इस तरह 14 जनवरी 1947 को पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। और 15 अगस्त 1947 की रात, 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था कि स्वतंत्रता के बारे में कहा था कि जब देखिए पूरी दुनिया सो रही है, तब हम अपने स्वतंत्रता, शांति और स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत हैं और हम उसे प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक, तो ये हम देख लिए कुछ मोटी मोटी जानकारी। अच्छा, ये भी कहा गया था, इसमें यह प्रावधान था कि इसके बाद से जब ये प्रस्ताव पारित हुआ था, उसके बाद से ये कहा गया था कि दोनों पाकिस्तान और भारत के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन होगा। और वो संविधान सभा जो नियम बनाएंगे, निर्णय बनाएंगे, नीति नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, तो उस आधार पर उन्हें निरस्त नहीं किया जाएगा कि वो ब्रिटिश कानून से मेल नहीं खाते हैं। इस तरह के कुछ प्रावधान किए गए थे। और ओवरऑल 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी।
ठीक, तो इस तरह से हम एक पुराना रिवाइज कराए हैं आपका। फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे इसमें और भी चीज़ें आती हैं। जैसे 1935 का अधिनियम था, ठीक। 1935 के अधिनियम के बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव में पहली बार संविधान सभा की मांग को औपचारिक रूप से अंग्रेजों ने स्वीकार किया था, ठीक। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, उसमें भी इसको स्वीकार किया गया, ठीक है। अब इसको हम लिख नहीं रहे हैं, किंतु हम लिख ही देते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव आया था, ठीक। 42 में आया था क्रिप्स मिशन आया था, 1946 में आया था कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन आया था। अच्छा, ये कैबिनेट मिशन ही एक ऐसा मिशन, अच्छा, इन दोनों के प्रस्तावों को, ये दोनों अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन, इन्होंने ये तो स्वीकार कर लिया था कि एक भारतीयों के लिए एक अलग संविधान होगा जिसका निर्माण एक अलग संविधान सभा करेगी, ठीक। तो ये चीज संविधान सभा की मांग को स्वीकार तो कर लिए थे, लेकिन और भी कुछ मतभेद थे जिसके चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इनके प्रावधानों को स्वीकार नहीं किया था। इस तरह से ये विफल सा प्रतीत हुए थे। लेकिन 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया, त्रिसदस्यीय कैबिनेट मिशन 1945 में ब्रिटेन में गठित हुआ था, क्योंकि ये तीनों सदस्य ब्रिटेन मंत्रिमंडल के सदस्य थे। उनमें से कौन कौन थे? पैथी क्लारेंस थे, उस समय के भारत सचिव पैथी क्लारेंस थे। फिर दूसरे थे स्टैफर्ड क्रिप्स थे, और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर उस समय नौसेना मंत्री थे, और स्टैफर्ड क्रिप्स व्यापार मंत्री थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इन तीनों को मिलाकर कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था, और उसे 1946 में भारत भेजा गया। और 1946 में जब भारत भेजे तो उसने इस बात को स्वीकार किया, कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, दो डोमिनियन की बात तो स्वीकार कर लिया था उसने, मतलब अलग से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसने संविधान सभा की मांग को भी स्वीकार कर लिया। और इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत, इसी के सुझावों के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। तो हम आगे अभी देखेंगे, और देखेंगे, इसमें कुछ डिटेल में जाएंगे। अभी तो हम आपको ये बताएंगे कि संविधान सभा होती क्या है, फिर ये बताएंगे कि संविधान सभा का विकास कैसे हुआ। कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो उसका एक क्रमिक विकास होता है, अचानक से कोई चीज नहीं पैदा हो जाती है। आपको पता है कि अगर कोई बच्चा भी जन्म लेता है तो उसका एक क्रमिक विकास होता है। 9 महीने माँ के पेट में जन्म रहता है, धीरे धीरे उसका विकास होता है, फिर जाके वो धरती में वापस आता है। इसी तरह से हमारे संविधान सभा का भी एक निश्चित प्रारूप था, और उसका एक क्रमिक विकास हुआ है, ठीक। एक बात हम ये भी बताना चाहेंगे कि संविधान सभा के विचार का क्रांतिकारी उद्गम हमारे देश में नहीं हुआ था, पश्चिम के देशों में हुआ था। और वो भी कहाँ? अमेरिका में हुआ था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम अमेरिका के जो स्वतंत्रता संग्राम था ना, उसके बाद वहाँ के लोगों ने, जो कि 1787 में संविधान निर्माण के लिए एक संघीय सभा का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो
अमेरिका से हुई, ठीक है, 1787 में। वहाँ के लोगों ने अपने संविधान का निर्माण करने के लिए एक संघीय सभा का आयोजन किया था, ठीक। इसी तरह हम देखते हैं आगे चल के कि 1789 में फ्रांस में भी एक राष्ट्रीय संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक। फिर हम ये देखते हैं कि संविधान सभा एक लोकतांत्रिक विचार है। यह नागरिकों को वैसी सरकार चुनने का अधिकार देता है जिस प्रकार की सरकार के अंतर्गत वे रहना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना? इस प्रकार संविधान सभा का अर्थ होता है कि संविधान निर्माण के उद्देश्य से एक राष्ट्र के व्यक्तियों द्वारा एक सभा का गठन किया जाना या फिर एक विधानसभा गठित किया जाना। आप समझ रहे हैं ना? इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, बहुत सुंदर सी डेफिनेशन यही है कि संविधान निर्माण के उद्देश्य से एक राष्ट्र के व्यक्तियों द्वारा एक सभा या फिर विधानसभा का गठन, ये संविधान सभा कहलाता है, ठीक है ना। संविधान सभा की बहुत ही अच्छी और शॉर्ट में यही डेफिनेशन है, ठीक। फिर संविधान सभा के बारे में हम ये देखेंगे कि संविधान सभा का विकास बहुत पहले से चला आ रहा है। 1895 में 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने एक स्वराज विधेयक प्रस्तुत किए थे। उसमें एक ऐसा विचार दिए थे कि भारत के लोग स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करें। तो निर्माण कब करेंगे? जब कुछ लोगों की एक सभा होगी, मतलब वहीं से उसकी उत्पत्ति प्रतीत होती है, ठीक है ना, कि वहीं से संविधान सभा पे एक बीजारोपण हुआ। बीजारोपण विचारों से ही उत्पन्न होता है, ठीक है। फिर 1922 में महात्मा गांधी ने भी ऐसा विचार दिया, इस बात पर बल दिया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होना चाहिए। फिर 1922 में ही एनी बेसेंट की पहल पर केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदन के सदस्यों की एक संयुक्त बैठक आयोजित हुई। कहाँ पर? शिमला में आयोजित हुई, इसी बात पर विचार करने के लिए। फिर 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया और इसमें संवैधानिक प्रणाली की एक रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। तो ये पहला, अपने आप में इस तरह का पहला प्रयास था कि एक संवैधानिक रूपरेखा प्रस्तुत करने का। फिर 1928 में आपको पता ही है कि नेहरू रिपोर्ट आई। और नेहरू रिपोर्ट क्यों आई थी? कि बर्कनहेड एक अंग्रेज अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी, उन्होंने एक चुनौती दी थी कि भारतीय अपने लिए स्वयं का एक संविधान बनाने में क्या सक्षम है। इस चुनौती को मोतीलाल नेहरू जी ने स्वीकार किया और उन्होंने सन 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। उसमें भी संविधान सभा की बात की गई थी। संविधान सभा का मतलब कि भारतीयों के द्वारा ही भारतीयों की इच्छा अनुसार ही भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए कानून, इस तरह की बात की गई थी। फिर 1934 में कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की गई थी, ठीक है। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि औपचारिक तरीके से संविधान सभा की मांग की गई 1934 में, ठीक है। फिर 1937 में जयपुर अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें भी संविधान सभा की मांग की गई। फिर आपको हम अभी बताए हैं कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, उसमें तो आधिकारिक रूप से अंग्रेजों ने पहली बार इस मांग को स्वीकार किया था। समझ रहे हैं ना कि आधिकारिक रूप से पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिशर्स द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन ने भी स्वीकार किया था। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया, फिर उस कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के तहत संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक। उसने एक ऐसी रूपरेखा दी जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान ली थी।
फिर आपको ये भी बता दें कि उस समय जब संविधान सभा का गठन हुआ तो 389 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे संविधान सभा में? 389 सदस्य थे। जुलाई 1946 में इनका चुनाव हुआ था। आगे बताते हैं आपको कितने सदस्य थे। 389 सदस्य थे। ठीक, 389 सदस्यों में से 296 ठीक और 93। 296 में 292 एंड 4, तो 292 प्रांतों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से। निर्वाचित करने का प्रावधान किया गया और ये देशी रियासतों के लिए था। देशी रियासतों हेतु 93 सीट 93 सदस्यों का स्थान आरक्षित किया गया था। ठीक है, तो हम आपको ये बता दें कि 292 में से जब 296 में से जब निर्वाचन हुआ था तो आपको इतना जरूर बता दें कि 208 सीटें तो कांग्रेस को मिली थी और 73 सीटें मिली थी किसे? मुस्लिम लीग को। और बाकी एक दो एक और कुछ 8 लगभग 8 सीटें अन्य छोटी पार्टियों को मिली थी। मोटो आप जान लीजिए कि इसमें से 208 सीट कांग्रेस को और 73 सीट मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई थी। ठीक है, आपको ये भी बता दें कि संविधान सभा के इन सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था। तो इन सदस्यों का निर्वाचन जो विधानसभा सदस्य थे ना, उन्होंने ही किया था। ये प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा नहीं हुआ था इनका निर्वाचन, ये तो मनोनीत ही थे। ठीक है, 93 सदस्यों को तो मनोनयन होना था, लेकिन इनका निर्वाचन हुआ था। तो किनसे निर्वाचन हुआ था? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, मतलब डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। कौन चुना था? जो जनता ने जैसे विधानसभा सदस्यों को चुना, और विधानसभा सदस्य इन सदस्यों को चुने थे। ठीक है, ये आपको बता दें कि इनका निर्वाचन कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। मतलब कैसे? अप्रत्यक्ष का मतलब जनता ने किसे चुना? विधानमंडल के सदस्यों को, फिर इन्होंने चुना संविधान सभा के सदस्यों को। तो ये डायरेक्ट नहीं हुआ ना, ये कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष हुआ, है ना। तो इनका चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर हुआ था। ठीक, अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणी मत पद्धति से हुआ था। ठीक, इस समय हम ये भी बता दें आपको, इस समय केवल 14% लोगों को मत देने का अधिकार था। पूरी की पूरी जनता को मत देने का अधिकार नहीं था, केवल 14% ही लोग मत दे सकते थे। और वो भी कौन कौन लोग? इसका आधार क्या था? तो मत देने का आधार था शिक्षा और संपत्ति। जिसके पास संपत्ति है, धन है, वो वोट डाल सकता है। और वर्तमान में अभी क्या है? अभी तो वयस्क मताधिकार कैसा है कि हर व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार है। ठीक है, और ये भी आपको बता दें
कि वयस्क मताधिकार की एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि 18 वर्ष से, केवल 18 वर्ष की उम्र हमारे यहाँ है तो हमने 18 वर्ष बोल दिया, जबकि वयस्क वयस्क मताधिकार की डेफिनेशन ये होती है कि निश्चित उम्र के स्त्री पुरुष को मतदान देने का अधिकार ही वयस्क मताधिकार कहलाता है। अब ये बताइए कि हो सकता है कि किसी दूसरे देश में 18 के जगह 21 वर्ष हो, तो यहाँ पर अगर हम इसी को मान लेंगे मानक कि 18 वर्ष से कम उम्र 18 वर्ष कम से कम 18 वर्ष की उम्र के स्त्री पुरुष को मतदान करने का अधिकार ही वयस्क मताधिकार कहलाता है। तो ये अन्य देशों में तो लागू नहीं हो पाएगी। इस वजह से इसकी यही अच्छी सबसे अच्छी डेफिनेशन होगी है कि स्त्री एक निश्चित आयु के स्त्री और पुरुष को मतदान देने का अधिकार ही वयस्क मताधिकार कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था और कितने परसेंट लोगों को, 14% लोगों को मतदान देने का अधिकार था। ठीक है, इसके बाद हम आपको ये बता दें कि संविधान सभा में जो निर्णय लिए जाते थे तो आम सहमति और समायोजन के सिद्धांत पर निर्णय लिए जाते थे। समझ रहे हैं आप? आम सहमति मतलब ऐसा नहीं था कि किसी भी प्रस्ताव पर वोटिंग होने लगी कि बहुमत जिस तरफ रहेगा वही प्रस्ताव पारित होगा, ऐसा कुछ नहीं था। आपको यही बता दें कि संविधान सभा में आम सहमति और समायोजन के सिद्धांत के अनुरूप निर्णय लिए जाते थे। ठीक है, ठीक है, और ये तो ठीक है, ये हम बता ही दिए आपको। फिर ये बता दें आपको कि सबसे ज़्यादा सदस्य कहाँ से मनोनीत हुए थे, मतलब कहाँ से हमारे संविधान सभा में भाग लिए थे, तो मैसूर रियासत से सबसे ज़्यादा 7। ठीक है, मैसूर रियासत से सबसे ज़्यादा सदस्य भाग लिए थे और हैदराबाद से तो कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं किया गया था। ठीक, ये भी आपको बता दें कि संविधान सभा में केवल ऐसा नहीं था कि कुछ ही जाति, संप्रदाय, धर्म के लोगों का ही उसमें प्रतिनिधित्व था, बल्कि इसको लोकतांत्रिक बनाने के लिए इसमें ऐसा ना हो कि कल को ये आरोप लगे, आरोप प्रत्यारोप से बचने के लिए भी अन्य संप्रदायों के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। जैसे कि आंग्ल भारतीयों के लिए कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। कौन थे? आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व कौन किए थे? फ्रैंक एंथोनी किए थे। ठीक, फिर पारसियों को कौन किए थे? तो पारसियों के लिए भी एक अलग से व्यक्ति का चुनाव किया गया था, मारवाड़ी के लिए किया गया था। ठीक है, और हिंदू सभा के लिए किया गया था। और मारवाड़ी के लिए डीपी खेतान थे। ठीक है, और देखिए, आंग्ल भारतीय के लिए कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। पारसियों के लिए कौन थे? पारसियों के लिए भी मनोनयन किया गया था। ठीक है, तो पारसियों के लिए कौन थे? पीएच मोदी थे। मारवाड़ी के लिए कौन थे? डीपी खेतान थे। हिंदू सभा के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है, ये चीज़ हम आपको बता दिए हैं। और अब आपको ये बताते हैं
कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हो गया, संविधान सभा का गठन हो गया। फिर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। उसमें आपको पता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। फिर 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। फिर एस.सी. मुखर्जी को भी उपाध्यक्ष चुना गया था। ये बात हम कंफर्म नहीं है, इस बात को आप देख लीजिएगा। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी के लिए। फिर अब आपको हम ये भी बता दें कि 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरी सभा का आयोजन किया गया था, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का रूप ले लेगी, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, थोड़ा बहुत। तो यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के प्रस्तावना का रूप धारण करेगी। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए? 13 दिसंबर 1946 को। फिर 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया, और इसके पारित करने के बाद एक संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन? इन सब चीज़ों को आप लोग प्रॉपर नोट कर लीजिएगा। को क्या प्रारूप समिति का गठन किया गया। पता है, एक अध्यक्ष थे और 6 सदस्य थे। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, और सदस्य कौन थे? तो सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, अय्यर। वनडे एग्जाम वालों के लिए एक और जानकारी, जो के मुंशी है ना, तो इनका नाम भी कभी कभी पूछ दिया, एक एग्जाम में पूछ दिया था कि के मुंशी का पूरा नाम क्या था, तो कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी नाम है इनका। ठीक है। मोहम्मद सादुल्ला, ठीक। फिर है टी.टी. कृष्णमाचारी, ठीक है। इनकी जगह शुरुआत में डी.पी. खेतान थे। ठीक है, लेकिन डी.पी. खेतान की 1948 में डेथ हो गई थी, तो फिर उनकी डी.पी. खेतान की जगह कौन आ गए? टी.टी. कृष्णमाचारी। इसी तरह से छठवें थे एन माधवराव। एन माधवराव किनकी जगह आए थे? एन माधवराव आए थे बी.एल. मित्र की जगह। ठीक है। तो ये
किनकी जगह ठीक है डीपी खेतान की तो डेथ हो गई थी। ठीक है, इस तरह से 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, तो इन्होंने संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया और इस संविधान सभा के प्रारूप को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हम और बता देंगे आपको, चलिए आगे बताते हैं। ठीक है, कि संविधान सभा का जब गठन हुआ था, ये आपको उद्देश्य प्रस्ताव जब पारित हो गया था 22 जनवरी 1947 को, उसके बाद विभिन्न समितियां गठित की गई थी, जैसे कि संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। तो ये समितियां गठित की गई क्यों? क्योंकि संविधान सभा कोई छोटा कार्य तो नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है और इसे अलग अलग विभागों अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग विचार करने के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया। तो जैसे कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक उसी तरह प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इस तरह से कई समितियों का गठन किया गया। जैसे कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थी। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनमें से ज़्यादातर समितियों के अध्यक्ष पंडित नेहरू और सरदार पटेल जी ही थे। ठीक है, जैसे मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए जो समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि झंडा समिति की संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बता दें कि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के मुंशी थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता दी हैं अभी यहाँ तक। ठीक, अब आपको हम ये बताएंगे कि इसके बाद फिर संविधान सभा का गठन हुआ, फिर अंतरिम सरकार का गठन होगा। ठीक है, तो ये भी आपको बता रहे हैं कि सारी चीज़ें तो लिख पाना बहुत मुश्किल है। इस वजह से आप लोग इसको जो हम बोल रहे हैं उसी को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, कि अब आगे हम देखते हैं कि अंतरिम सरकार का कैसे गठन होता है। ठीक है, तो ये बता दें आपको कि कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा के निर्वाचन के बाद जो लॉर्ड बेवेल थे, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए 14 अगस्त 1946 को कब आमंत्रित किए कि आइए आप सरकार बनाइए। जैसे ही 14 अगस्त 1946 को लॉर्ड बेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया, तो उसके तुरंत बाद 16 अगस्त को मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की बात की, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था, 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ठीक, फिर आपको ये भी बता दें
16 अगस्त के बाद 2 सितंबर को पंडित नेहरू ने 14 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया था। कब? 2 सितंबर। ठीक है, तो 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू ने इसका गठन किया था। ठीक है, ये भी बता दें आपको कि शुरुआत में मतलब ये स्वतंत्रता से पूर्व है। ठीक है ना, स्वतंत्रता से पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल है ये, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। ये भी लिख दें आपको। स्वतंत्रता से पूर्व अंतरिम मंत्रिमंडल है। ठीक है, कौन थे? एक अध्यक्ष थे और 14 सदस्य थे। ठीक, अध्यक्ष कौन थे? तो शुरू में लॉर्ड वेवेल ही थे। ठीक, तो इसके पहले अध्यक्ष थे कौन? लॉर्ड वेवेल। फिर उसके बाद माउंटबेटन आए थे। ठीक है, 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन आए। कब आए थे? बाईस मार्च 1947 को माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन आए थे। ठीक है ना, भारत आए। तो अब देखिए 2 सितंबर से मार्च तक। ठीक है, 2 सितंबर से मार्च तक कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे इसके अध्यक्ष। 14 भारतीय सदस्य थे संविधान सभा के। और उसके बाद कौन कौन हो गए थे? लॉर्ड माउंटबेटन। जब यहाँ आए तो लॉर्ड माउंटबेटन भी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अंतरिम मंत्रिमंडल के। उसके बाद तो फिर स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को भी फिर हमारे मंत्रिमंडल का गठन हुआ। तो उसमें 15 सदस्य हो गया था। क्यों? क्योंकि ये अध्यक्ष का पद भी भारतीय हो गया था। ठीक है, इस बात का आप लोग बिल्कुल ख्याल रखेंगे। ठीक, लेकिन एक बात ये भी है कि जो स्वतंत्रता के बाद था, स्वतंत्रता के बाद गठित मंत्रिमंडल कितने सदस्य थे? 15 अगस्त 1947 को 15 सदस्य थे। ठीक है ना, 15 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। तो अब आपको ये बता दें कि इसमें भी 15 जून, ठीक है ना, 15 अगस्त से 20 जून 1948 तक, अगस्त से 20 जून 1948 तक कौन अध्यक्ष थे? इसके अध्यक्ष थे माउंटबेटन। ठीक, उसके बाद कौन हो गए? 20 जून के बाद इसके बाद सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी इसके अध्यक्ष हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसके मंत्रिमंडल के प्रधान तथा कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे। ठीक है, इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। अच्छा, एक बात और बता दें आपको कि जो अंतरिम मंत्रिमंडल और स्वतंत्रता के पूर्व
और स्वतंत्रता के बाद मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। तो इसमें कुछ ऐसे मंत्री थे, कुछ ऐसे सदस्य थे जिनका विभाग बिल्कुल सेम था, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ले लीजिए, ठीक है। तो जो पद उनका यहाँ था अंतरिम मंत्रिमंडल में, 2 सितंबर वाली मंत्रिमंडल में, वही पद उनका यहाँ भी यथावत बना रहा। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है कि सरदार वल्लभ, अच्छा ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया था तो उसमें कभी कभी विभागों के बारे में पूछ लेता है पेपर में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा विभाग मिला था, ये प्रश्न पूछ लेता है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री का मंत्रालय दिया गया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कृषि मंत्री बनाया गया था, खाद्य तथा कृषि मंत्री, ठीक। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था, और जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था। तो ये कुल 5 ऐसे लोग हैं। 5 कौन कौन से? जवाहरलाल नेहरू, दूसरे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर बलदेव सिंह और जगजीवन राम। ये 5 ऐसे मंत्री थे जो स्वतंत्रता के पूर्व वाली मंत्रिमंडल और स्वतंत्रता के बाद वाली मंत्रिमंडल, दोनों में इनका विभाग सेम था। ये भी आपको पता है कि जगजीवन राम अभी तक के सबसे ज़्यादा समय तक संसद सदस्य होने का उन्हें गौरव प्राप्त है। लगभग 32 साल तक वो सांसद रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारा संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा कैसे कैसे कार्य की, है ना। और ये भी आपको पता है कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन, 12वां अधिवेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसमें से लगभग 308 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किया था और संविधान को पारित करवाए थे, ठीक। ये भी आपको बता दें आपको कि हमारी जो संविधान सभा है, तो भारत के संविधान का पहला प्रारूप, संविधान सभा मतलब पहला प्रारूप किसने तैयार किया था? तो BN राव ने, ठीक है ना। BN राव जो कि संवैधानिक सलाहकार भी थे, ठीक है ना, उन्होंने ही तैयार किया था। अच्छा, ये एक और जानकारी हम आपको बता दें, आज की लास्ट जानकारी है, लास्ट नहीं समझ लीजिए, संविधान सभा की लास्ट जानकारी है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने समापन भाषण में विचार व्यक्त किया, अपना विचार दिए कि संविधान सभा सब मिलाकर एक अच्छा संविधान बनाने में सफल रही है और उन्हें विश्वास है कि यह देश की ज़रूरतों को अच्छी तरह से पूरा करेगा। उनका ये लास्ट स्पीच था, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। और जब इतना सब पढ़ ही लिए हैं तो अब ये भी जान लीजिए, कुछ और फैक्ट जान लीजिए, थोड़े बहुत बचे हुए हैं, कि उन्हीं दौरान हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी हमारे संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किए थे? तो भाई राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज का जो ये स्वरूप, वर्तमान स्वरूप है, वो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था, ठीक है। फिर इसी तरह राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह तो आपको पता ही है ना। तो इसको 26 जनवरी 1950 को किए थे। राष्ट्रगान, ये कुछ फैक्चुअल जानकारी है। राष्ट्रगान मूल बांग्ला भाषा में लिखा गया था, ठीक है ना। और ये पहली बार कब गया था?
पहली बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार ये गाया गया था। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में भारतीय संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी। ठीक है। पहली बार कब गाया गया था? पहली बार गया था 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, ये राष्ट्रगान हो गया। फिर आपको बताते हैं राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था? 1896 में ना, वो भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। ठीक है, ये हो गया। लास्ट में है राष्ट्रीय कैलेंडर। ठीक है, राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अभी वर्तमान में राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा क्या है? तो हमारा अभी शक संबंध हम यूज करते हैं। ठीक है, आप प्रशासक बनने वाले हैं तो आपका जो भी राज्य से या केंद्र से जो भी आदेश, नियम, विनियम लागू करने के लिए या फिर कुछ प्रश्नोत्तरी के फॉर्म में आएगा तो उसमें जो डेट दी रहेगी तो वो हमारे राष्ट्रीय पंचांग के आधार पर दी रहेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो शक संवत है। ठीक है, जिसे 78 AD में जिसका जन्म हुआ था, उद्भव हुआ था। ठीक, 78 AD का मतलब कि अगर हम ये तो अभी 2021 जो चल रहा है तो ये तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ठीक है, जिसे हम कब से मानते हैं? 0 से मानते हैं। लेकिन जो शक संवत है वो कब से माना जाता है? 78 AD। मतलब कि अगर हम शक संवत के अनुसार चलें तो आज का वर्ष शक संवत में कब होगा? प्लस 78। 2021 में 78 जोड़ दीजिए तो हमारे राष्ट्रीय पंचांग के आधार पर वर्ष माना जाएगा। ठीक, और अब ये बताइए कि राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर हमारा शक संवत है। ठीक है, तो ये शक संवत है ना। इसे कब हमने स्वीकार किया है? 22 मार्च 1957 को। ठीक है, 22 मार्च 1957 को जब हम शक संवत स्वीकार किए हैं तो इसके पहले कौन सा था? इसके पहले था विक्रम संवत। ठीक, तो विक्रम संवत, अच्छा शक संवत कैसा है? 78 AD है। ठीक, लेकिन इसके पहले क्या था? विक्रम संवत। विक्रम संवत कैसा था? 57 BC। BC AD का मतलब आप यही समझ जाइए कि बिफोर क्राइस्ट। जैसे अभी 2021 चल रहा है ना, तो आप पीछे जाते जाएंगे 2018, 17, 16 इस तरह से पीछे जाएंगे तो 0 भी आएगा कभी। उसी 0 से पहले को जीरो को ये माना जाता है कि वो उस क्राइस्ट के जन्म का वर्ष है। कि उस वर्ष क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो क्राइस्ट के जन्म के पहले को कहते हैं BC। मतलब 0 से जो पहले है, जैसे 57 BC। अभी अगर 2021 है तो इसमें 57 माइनस कर दीजिए तो विक्रम संवत पे आ जाएंगे। ठीक, और वहीं AD मतलब कि बिफोर क्राइस्ट के जन्म के बाद 78, 2021 में 78 जोड़ दीजिए तो शक संवत में आ जाएंगे। तो 22 मार्च 1957 से पहले तक विक्रम संवत यूज होता था। इसी वजह से
आगे आप पढ़ेंगे जो प्रस्तावना, भारतीय प्रस्तावना, तो उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है, प्रस्तावना में ही, कि मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी, मतलब 26 नवंबर 1949 को जब प्रस्तावना हमारी अंगीकृत हुई थी, प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था, तो उस समय पर विक्रम संवत ही होता था और उसी के आधार पर उसकी तिथि भी उसमें अंकित हो गई थी। ठीक है, तो विक्रम संवत, शक संवत, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी हो गई है। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, इसको आप लोग अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, एक जानकारी हम आपको और देना चाहते थे, वो नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। ठीक है, जब उसके रिवाइज कराएंगे तो आपको अच्छे से हम रिवाइज करवा देंगे। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि संविधान का जो वर्तमान स्वरूप है, तो उसमें कितने भाग, कितने अनुच्छेद, कौन कौन से अनुसूचियाँ हैं, ये सब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और प्रॉपर नोट्स बना के पढ़ाई करिए। ठीक है ना, जय हिंद।